नमस्ते बच्चों, मैं तृप्ति संगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल जो आपकी एजुकेशन चैनल है उसमें आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 से 3 तक का रिवीजन किया था और ऑब्जेक्टिव पेपर स्टाइल समझी थी। आज हम इस क्लास में चैप्टर नंबर 4 से लेकर 7 तक का अभ्यास करेंगे, यानी कि इन चारों चैप्टरों का पुनरावर्तन करेंगे और ऑब्जेक्टिव पेपर स्टाइल का फिर से अभ्यास करेंगे। तो चलो बच्चों, आप सभी का ध्यान इस तरफ। हमारा चैप्टर नंबर 4 है देश के नाम संदेश। इसका साहित्य प्रकार है पत्र। किरण अपने मित्र हर्ष को एक पत्र लिखता है और पत्र में बताता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने देश के नाम जो ईमेल भेजा था वही मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। पत्र की शुरुआत में ही बताता है कि अब्दुल कलाम ने देश के नाम संदेश जो लिखा था उसमें लिखा था कि देशवासियों, यदि आपके पास 10 मिनट आपके देश के लिए है तो इस ईमेल को जरूर पढ़ना। आप यह कहते रहते हैं कि हमारी सरकार निकम्मी है, हमारी सरकार निकम्मी है, नगर पालिका स्वच्छता नहीं रखती, यानी कि वो कचरा लेने नहीं आती है। ये सारे दोष आप देश के लोगों पर डालते हैं। आप सब देशवासियाँ की यही समस्या है कि आप यही दोष लगाते हैं कि हमारी सरकार निकम्मी है, हमारे कायदे पुराने हो गए हैं, फिर नगर पालिका आती है लेकिन कचरा नहीं उठाती है। लेकिन आपने अपने देश के लिए क्या किया? क्या आपका कोई फर्ज है? यस। यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम यह कहते हैं देशवासियों से कि आप अपने लिए वक्त निकालिए, देश के लिए वक्त निकालिए और कहिए कि आपने देश के लिए क्या किया। आपका यही प्रश्न होता है कि हमारी सरकार निकम्मी है, नगर पालिका काम नहीं करती है, फिर हमारे कायदे पुराने हो गए हैं, हमारे फ़ोन चलते नहीं हैं, हमारी रेलवे किसी काम की नहीं है, हमारे हवाई अड्डे बिल्कुल अच्छे नहीं हैं और पत्र भी वक्त पर नहीं पहुंचता है। ये सारी समस्या हम थोपते रहते हैं देश पर कि हमारा देश किसी काम का नहीं। ऐसा बोले तो भी कुछ गलत नहीं है, क्योंकि हम उसमें बुराइयाँ ही ढूंढते रहते हैं। पत्र नहीं पहुंचते, फ़ोन काम नहीं करते, हवाई अड्डा किसी काम का नहीं है, रेलवे सेवा बिल्कुल काम की नहीं है। सारे दोष हम देश का लगाते रहते हैं। लेकिन एक अच्छे नागरिक होने का हमने कौन सा फर्ज निभाया? क्या हमने हमारे देश के लिए कुछ किया? बिल्कुल नहीं। जब हम विदेश में जाते हैं तब वहाँ हम अच्छे नागरिक होने का दावा करते हैं, वहाँ पर हम अच्छे नागरिक बने रहते हैं, लेकिन हमारे देश की व्यवस्था में हम कोई भाग नहीं लेते, यानी कि हमारी व्यवस्था का हम बिल्कुल पालन नहीं करते। सिंगापुर में हम जाते हैं तो वहाँ की हवाई अड्डे पर हम कभी भी सिगारेट का टुकड़ा नहीं फेंकते, ना ही हम स्टोर में खाना खाते हैं जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा वाहन व्यवहार इकट्ठा हो गए, पार्किंग बिल्कुल नहीं है, वहाँ फिर भी हम पैसे देकर पार्किंग करते हैं। लेकिन यहाँ हमारे देश में क्या करते हैं? इधर उधर गाड़ियाँ छोड़ देते हैं और सिगारेट का टुकड़ा कहीं पर भी फेंक देते हैं। इतना ही नहीं, पार्किंग के पैसे भी नहीं देते हैं। फिर दुबई में जाकर क्या होता है? रमजान के दिनों में हम सार्वजनिक रूप से खाना नहीं खाते। इतना ही नहीं, जिहाद में क्या होता है कि जिहाद में हम बिना सर के बाहर नहीं निकलते। हम वहाँ पर अच्छे नागरिक बनने का पालन करते हैं। वॉशिंगटन में हम 55 माइल की प्रति बाइक चलाते या गाड़ियाँ चलाते हैं। वहाँ पर हम पुलिस से यह भी फरियाद नहीं करते, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है। और यहाँ पर हम अपने ही देश में रोक जमाते हैं, पुलिस वाले को भी पीट देते हैं
और किसी नियमों का पालन नहीं करते। इतना ही नहीं, फिर अमेरिका और दुबई में हम क्या करते, वहाँ हम समुद्र के तट पर नारियल को उछालते नहीं है और कचरा क्या करते, हम कूड़ेदान में ही डालते। लेकिन यहाँ पर हमारे देश में हम खाली नारियल हवा में उड़ाते हैं और जो सड़क पर कूड़ा पड़ा है उसको उठाने की जिम्मेदारी भी नहीं समझते हैं। इतना ही नहीं, टोक्यो में हम पान की पिचकारी भी नहीं लगाते। तो यहाँ पर अब्दुल कलाम जी यह कहते हैं कि इन विदेशों में जाकर हम अच्छे नागरिक, सच्चे नागरिक बनने का ढोंग करते, लेकिन हमारे देश की व्यवस्था का हम बिल्कुल पालन नहीं करते। क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हमारे देश का पालन, नियमों का पालन हमें ही करना चाहिए? क्या हम नगर पालिका की सहायता नहीं कर सकते? क्या हम कूड़ा कूड़ेदान में डालकर स्वच्छता का आग्रह नहीं रख सकते? क्या हम वाहन चलाने के नियमों का पालन नहीं कर सकते? ये सब कुछ कर सकते, लेकिन हम जब देश के लिए हमारा क्या प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं, हम वोटिंग भी करते, लेकिन हमारी सारी जिम्मेदारी उस पर थोप देते हैं कि अब हम फ्री हो गए, अब सारा कामकाज हमारे प्राइम मिनिस्टर संभालेंगे। क्या ये सही व्यवहार है? बिल्कुल नहीं। तो हमें बदलना होगा, हमारे विचारों में परिवर्तन लाना होगा, हमें हमारे देश की व्यवस्था में भाग लेना होगा और प्रत्येक नियमों का पालन करना होगा। तो यहाँ पर बच्चों ये इकाई नंबर 4 देश के नाम संदेश कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 धरती की शान, जो एक कविता है। यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य इस धरती की शान है। क्या है? धरती की शान है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे भारत माता के पुत्र, तुम इस धरती की शान हो, इस धरती की प्रतिष्ठा और गौरव हो। तुम्हारी मुट्ठियों में बंद तूफान है। तुम चाहो तो इस पर्वतों को भी तोड़ सकते हो। तुम चाहो तो नदियों के बहाव को यानी कि उसकी दिशा को भी मोड़ सकते हो। हे मनुष्य, तू बड़ा बलवान है, तू शक्तिमान है, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। तुझे वरदान मिला है कि तू अपने अच्छे अच्छे कार्य कर कर अमर बन सकता है, तुझे अमरत्व प्राप्त है। हे इंसान, तू अपनी शक्ति को पहचान, तेरे अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है। हे मनुष्य, यदि तू क्रोध में आ जाए ना तो तू अपने नेत्र से आग उगल सकता है और तेरी चाल में भी भूचाल आ जाए, ऐसी शक्ति है। इतना ही नहीं, ये तेरी छाती में महाकाल छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? तेरी छाती में स्वयं महाकाल छिपा हुआ है। तेरे अंदर हिमालय जैसा दिमाग है। ये मनुष्य, तेरे अंदर बहुत शक्तियाँ भरी है। तू चाहे तो इस पर्वतों को तोड़ सकता है, नदियों के बहाव को यानी कि उसके पानी के प्रवाह की दिशा को भी मोड़ सकता है। तू इतनी शक्ति तुझे मिली है कि तू अच्छे अच्छे काम कर कर अमर बन सकता है, तुझे अमरत्व प्राप्त मिला है। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, तेरी चाल में भी भूचाल है। यदि तू क्रोध में आ जाए तो तू अपनी आंखों से, नेत्र से आग भी उगल सकता है। तेरे पास हिमालय जैसा दिमाग भी है। हे मनुष्य, तू तेरी शक्ति को पहचान, तेरे अंदर जो ताकत रही है उसे बाहर निकाल। यदि तू अपनी भौं को तिरछी कर दे तो तू शिव जैसा तांडव भी कर सकता है। तेरे अंदर शिव जैसा तांडव की ताल भी है। हे मनुष्य, तुझसे धरती जैसा धीरज है। तेरे अंदर धरती जैसी धीरज है, तो धैर्य भी रख सकता है। इतना नहीं, तेरे अंदर अग्नि जैसी शक्ति भी है। तू चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। क्या? तू चाहे तो तू बहुत कुछ कर सकता है। तू हैवानियत को भी रोक सकता है। हे मनुष्य, तू इस धरती की शान है। तो यहाँ पर मनुष्य के अंदर जो शक्ति छिपी हुई है उसको पहचानने की बात की गई है, और ये मनुष्य ही इस धरती की शोभा है। वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, इस दुनिया को
बदल सकता है। वो बहुत बुद्धिमान है, चतुर है, उसके अंदर बहुत कुट कुट कर साहस भरा हुआ है। तेरी वाणी में युग का ललकार है, तू युग को ललकार सकता है। तो बच्चों, यह बात हुई चैप्टर नंबर 5। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 6, मालवजी फौजदार। शिवाजी अब यह एक एकांकी है। क्या है इसका साहित्य प्रकार? एकांकी। शिवाजी अपने कक्ष में गहरी नींद में सोए हुए थे। उसके कक्ष में भवानी का चित्र था। तभी एक लड़का नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी का वध करने जा रहा था। तभी उसी समय शिवाजी कुछ गहरी नींद में सोए हुए थे, कुछ स्वप्न देख रहे थे और वह झपक से जाग जाते हैं। तब वह देखते हैं कि एक लड़का नंगी तलवार लिए उसका वध करने जाता है। तभी तानाजी पीछे से आकर उस बच्चे का हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी तानाजी के सामने देखकर हंसते हैं और कहते हैं उस बालक से कि तुम मेरा वध क्यों करना चाहते हो? क्या मैंने तुम्हें कोई चोट पहुंचाई है? क्या मैंने देश के नाम पर कोई कलंक लगाया है? क्या मैं इस देश के लायक नहीं हूँ? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? तब वो बालक बताता है, नहीं नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। किसी सैनिक ने मुझे ये कहा कि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं बदले में तुम्हें पैसे दूंगा, इसीलिए मैं आपका वध करना चाहता था। शिवाजी ने बताया, क्यों तुम पैसे के बदले में मेरा वध क्यों करना चाहते थे? तो वो बच्चा बताता है कि मेरा नाम मालवजी है, आपकी सेनापति का जो अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, उसको गुजरे 2 साल हो गए, मैं उसी का पुत्र हूँ। आज हमारे घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है और मुझे रुपयों की ज़रूरत थी। तभी एक सैनिक ने मुझे आपका वध करने के बदले में पैसे देने के लिए कहा, इसीलिए मैं आपका वध करना चाहता था। शिवाजी बताते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा इस अपराध का क्या दंड होगा? मालवजी बताता है, हाँ मुझे पता है, मृत्यु दंड। शिवाजी उसकी निडरता, उसकी प्रामाणिकता, साहस देखकर उस पर मुक्त हो जाते हैं। वो तानाजी से कहते हैं कि यह लड़का कितना बहादुर है। तानाजी भी उसकी बहादुरी की प्रशंसा करते हैं, लेकिन शिवाजी उसके साथ एक उपहास करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कल मृत्यु दंड दिया जाएगा। तब मालवजी बताता है कि आज मुझे अपनी माँ से मिलने के लिए समय दे दीजिए, कल मैं इसी वक्त यहाँ पर आ जाऊँगा। मैं मृत्यु दंड से नहीं डरता हूँ, न ही मैं झूठ बोलता हूँ, मैं सच बोलता हूँ और मैं अपने वादे से कभी झुकूंगा नहीं। शिवाजी उसकी बात का मान रखते हुए उसे छोड़ देते हैं। फिर दूसरे दिन मालवजी अपनी माँ से मिले भी नहीं आ जाता है। शिवाजी बताता है, शिवाजी उसे पूछते, क्या तुमने अपनी माँ से भेंट कर ली? तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? तब मालवजी बताता है कि मैं माँ से मिलने तो गया था, लेकिन मैं किस मुंह से उसे यह कहूँ कि मुझे मृत्यु दंड मिलने वाला है, इसलिए मैं बिना मिले उसे वापस लौट आया हूँ। शिवाजी उसकी माता के प्रति स्नेह, ममता, उसकी निडरता, ये सब कुछ देखकर उसे मुक्त करते और कहते हैं कि तुम मेरी सेना में भर्ती हो जाओ। मैं आशा करता हूँ कि तुम अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहोगे और अपना बलिदान देने के लिए समर्पित रहोगे। ठीक है, आप बलिदान भी करोगे, समर्पित भी रहोगे, यानी कि तुम अपने देश के लिए वफादार रहोगे। मालवजी कहता है कि मैं अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो यह बात हुई चैप्टर नंबर 6 की। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 7, बड़ी कहानी। यहाँ पर एक कहानी है। मुर्गी और कौवा दोनों साथ में रहते थे, दोनों दाना लेने जाते थे। एक दिन कौवा दाना लेने जाता है, तब मुर्गी को कहता है कि घर का दरवाजा बंद कर दो। तभी घोड़ा वहाँ पर आता है और वो दरवाजा खटखटाता है और कहता है, मुर्गी मुर्गी मुझे दाना दो, मुझे बहुत भूख लगी है।
मुर्गी को उस पर दया आ जाती है, वो सारे दाने घोड़े को दे देती है। फिर वो सोच में पड़ जाती है कि जब कौवा आएगा तब मैं उसे क्या कहूँगी। घोड़ा वहाँ से दाना लेकर चला जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद कौवा वहाँ पर आता है, लेकिन मुर्गी एक चक्की के पीछे छिप जाती है। मुर्गी चक्की के पीछे छिप जाती है। कौवा चिल्लाता है, मुर्गी मुर्गी तुम कहाँ हो, लेकिन उसे कुछ आवाज नहीं आती। तभी बिल्ली वहाँ पर आती है। वह कौवे से कहती है कि मुझे चक्की चाहिए, मुझे दाने पीसने हैं। तब कौवा कहता है कि मुर्गी तो नहीं है, तुम अपने दाने यहीं लेकर आ जाओ और इसी चक्की में पीस लो। फिर बिल्ली उस चक्की में दाने डालती है, पीसने का प्रयास करती है। फिर कुछ देर के बाद देखती है तो उसमें से आटा नहीं निकलता है, क्योंकि वो सारे दाने मुर्गी ने अपने मुंह में रख लिए थे। तो यह बात कौवे को जब पता चलती है तो वो इधर उधर सब कुछ देखता है। तब उसे चक्की के पीछे मुर्गी दिखाई देती है। उसे देखकर वो हंस पड़ता है, तो बिल्ली भी उसे देखकर हंस पड़ती है। उन दोनों को हंसते हुए देखकर मुर्गी भी हंस पड़ती है और उसके मुंह से सारे दाने गिर जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे चारों चैप्टर का रिवीजन खत्म होता है। अब हम ऑब्जेक्टिव पेपर स्टाइल समझने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न होगा एमसीक्यू। 10 मार्क्स के एमसीक्यू होंगे, प्रत्येक का 1 गुण। यहाँ पर मैंने 3 उदाहरण के तौर पर लिए हैं। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? सिंगापुर का। आपको सी के सामने टिक लगाना है। मनुष्य चाहे तो काल को थाम ले, तो आपको ए के सामने टिक लगाना है। शिवाजी के कमरे में किसका चित्र था? कि भवानी का। तो आपको सी के सामने टिक लगाना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सही या गलत। यहाँ पर आपको 8 वाक्य दिए गए होंगे। आपको अच्छे से पढ़ना है और देखना है कि ये वाक्य सही है या गलत है। बाद में ही उस पर टिक लगाना है। मैंने उदाहरण के तौर पर यहाँ पर 2 ही लिए हैं। तानाजी सेना नायक थे, तो यह सही है, तो ए के सामने टिक लगाना है। महाकाल मनुष्य की छाती में छिपा हुआ है, तो यह वाक्य भी सही है, तो आपको सही के सामने टिक लगाना है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अ रिक्त स्थान यानी कि खाली जगह भरे। अ और व दोनों में रिक्त स्थान होगी। 4-4 मार्क्स की टोटल 8 मार्क्स होंगे। यहाँ पर मैंने 3 रिक्त स्थान ली है। डॉक्टर हर जगह भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। कौन? डॉक्टर कलाम यानी कि अब्दुल कलाम। आपको पी के सामने टिक लगाना है। फिर दूसरा है तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है यानी कि ए, तो आपको ए के सामने टिक लगाना है। फिर कहते हैं लोग कहते हैं कि हमारी सरकार निकम्मी है, तो आपको सी के सामने टिक लगाना है। ठीक है। फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 4, सही मिलान कीजिए यानी कि अ विभाग का व विभाग के साथ सही मिलान करना है। अ विभाग में भी यही होगा और व विभाग में भी यही होगा। टोटल 6 मार्क्स होंगे। ठीक है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ग्रामर, शब्दार्थ, विलोम शब्द, शब्द समूह, मुहावरे, संज्ञा, विशेषण, काल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। मैंने यहाँ पर शब्दार्थ लिए हैं। ठीक है। चलो, मर्जी यानी कि इच्छा, शान यानी कि वैभव, तत्पर यानी कि तैयार, यानी कि एक के सामने बी, 2 के सामने सी और 3 के सामने ए, यानी कि बी विकल्प सही है। आपको बी के सामने टिक लगाना है। फिर होगा क्वेश्चन नंबर 5, एक शब्द में उत्तर लिखिए। 4 क्वेश्चन हो गए, प्रत्येक का 1-1 गुण होगा। यहाँ पर मैंने 1 लिया है। मालव जी के पिता को मरे कितने वर्ष हुए थे? 2 वर्ष। ठीक है। तो आपको ए के सामने टिक लगाना है। अब होगा क्वेश्चन नंबर 6, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 4 मार्क्स, 4 प्रश्न दिए गए होंगे। चारों प्रश्न के 4 ऑप्शन भी दिए गए होंगे।
आपको सही ऑप्शन चुनकर टिक लगाना है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर स्टाइल खत्म होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चारों चैप्टर और ये पेपर स्टाइल अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको वर्कशीट लिखने में आसानी रहेगी। अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद।